सो मच। कल हमने टीचिंग के मेथड्स के बाद में जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, और जो प्रोजेक्टेड मेथड, नॉन प्रोजेक्टेड मेथड जो थे इसके बारे में पढ़ा, टीचिंग मटेरियल एड के बारे में पढ़ा। आज जो हमें पढ़ना है वो हमारा जो वेरिएबल है, वो है वेरिएबल, जो मेडिएटिंग वेरिएबल जिसे बोलते हैं, वो है इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग। एक तरह से कहा जाए मूल्यांकन कहेंगे आप। मूल्यांकन, हमारा जो मूल्यांकन क्या है, बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक। तो मूल्यांकन पे जाने से पहले हम आज जो है थोड़ा सा उसके ऊपर जो लिखा हुआ है मापन, मापन पढ़ लेते हैं कि मापन क्या है, क्योंकि मापन के बाद ही मूल्यांकन थोड़ा स्पष्ट समझ में आएगा। तो मापन क्या है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में मेजरमेंट। ठीक है। तो मापन है किसी भी पदार्थ के गुण अथवा विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। किसी भी पदार्थ के गुण अथवा विशेषताओं के परिणाम को, एनीथिंग, कोई भी ऐसी वस्तु हो, कोई भी घटना हो, कोई भी ऐसी चीज हो जिसकी चाहे वो गुण हो उसके, चाहे वो उसकी विशेषता हो, जब उसकी विशेषताओं और गुण को क्या करते हैं हम अंक के रूप में, यानी नंबर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो नंबर के रूप में जो कन्वर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम मापन कहते हैं। ठीक है। तो लेकिन आप कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये भी बड़ी मुसीबत है भाई। हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, हर चीज को नंबर में कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन ये आसान काम नहीं होता। तो क्या होता है, किसी भी पदार्थ के गुण या विशेषताओं को, परिणाम को अंकात्मक रूप, अंकात्मक रूप कैसे दिया जाता है, किन्हीं निर्धारित बिंदुओं पे, निर्धारित पूर्व निर्धारित बिंदुओं से हम मेजरमेंट करते हैं। हम सामान लेकर आते हैं ग्रोसरी का, जैसे हम चीनी ले लिया 1 किलो। ठीक है। तो शुगर 1 किलो लिया, तो 1 किलो का क्या है, मेजरमेंट की यूनिट बनी हुई है, वो चाहे आप किलो यहाँ ले चाहे जहां ले। अब उसमें लिखा है कि 1 ग्राम होता है, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। उसी तरह से क्या है, जैसे हम मीटर में कोई सामान लेने आते हैं, उसमें सेंटीमीटर है, मीटर है, मिलीमीटर है, तो मीटर की इकाई बनी हुई है। ठीक है। तो हर चीज की एक इकाई बनी हुई है, उस इकाई के आधार पे चीजों को मेजर कर लिया जाता है। वेट है, उसको मेजर कर लिया जाता है। देखिए, जिस चीज की इकाई नहीं बनी है उसको मेजर करना कठिन होता है। जैसे कौन कितना ईमानदार, अभी ईमानदार की कोई स्केल नहीं बनी है, कोई मतलब किसी दुकान पे ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलता है कि उसको लगाए और ईमानदारी पता चले, नहीं पता चलता। तो हम नहीं माप सकते। जो हम माप नहीं सकते जिस चीज को, उस चीज को परिभाषित करना आसान है, बहुत कठिन। देखिए, जो चीज सामने दिखाई देता है, जिस चीज को मापा जा सकता है, उसको परिभाषित करना बहुत आसान है। आप उसको परिभाषित कर लेंगे। चीनी है, ठीक, आपने देखा, देख सकते हैं इसका कलर कैसा है, कलर आप बता सकते हैं, इसका आकार कैसा, आकार आप बता सकते हैं। वो उसको एक्सपेरिमेंट करके ये कितने टेम्परेचर पे घुल जाती है, कितने टेम्परेचर पे बन जाती है, आप बता सकते हैं। उसका स्वाद कैसा है आप बता सकते हैं, उसको वेट में आप तोल के बता सकते हैं, उसकी क्या उपयोगिता है आप बता सकते हैं, क्योंकि वो विजिबल है। और जो चीज विजिबल है उसको आप देख कर बता सकते हैं। जो चीज इनविजिबल है, जिसको देखा नहीं जा सकता, उसको मापना थोड़ा कठिन होता है। जैसे बुद्धि, जैसे स्मृति, जैसे हमारी लर्निंग की कैपेसिटी, हमारा ज्ञान, इसको मापना थोड़ा कठिन है। मुझे कितना आता है, आपको कितना आता है, इसको जानना कठिन है, क्योंकि वो आपके ब्रेन में है, वो दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं है। और जो चीज विजिबल नहीं है, कठिन है। लेकिन फिर भी उसको मापने का प्रयास किया जाता है। भाई एकेडमिक में क्या कहता है, भाई मूल्यांकन क्या, परीक्षाएं क्या, मापन का प्रयास है। तो मापन करने के लिए क्या है, उपकरण बनाए गए ढेर सारे। कुछ उपकरण सामान्य होते हैं, जैसे हम सामान दुकान पे खरीदने जाते हैं। कुछ लोकल होते हैं, लोकल का मतलब होता है जिसके जो है कुछ जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जिनके स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं, कहते हैं ना ये ब्रांडेड है, ये नॉन ब्रांडेड। तो उसी तरह से क्या है, मापन में अगर हम किसी विद्यार्थियों को जानना चाहते हैं वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना ज्ञानवान है, तो उसकी परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा के आधार पर हमें पता चल जाता है। जो परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाएं क्या होती हैं, वो जो ज्ञान है आप में, उस ज्ञान को जानने का प्रयास किया जाता है। तो परीक्षाएं क्या है, एक स्टैंडर्ड टूल बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ के बना दिया गया। आपने क्या पढ़ाया गया है, कितने यूनिट हैं, कितने क्वेश्चन होने चाहिए, कितने शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे साइंटिफिक तरीके से प्रश्न पत्र डिजाइन किया जाता है ताकि आपके ज्ञान का मूल्यांकन, मापन किया जा सके। ठीक है। अब नेट क्या करता है, सामान्य परीक्षा आप सभी देकर आते हैं, ढेर सारे लोग नेट के एग्जाम में बैठते हैं और हर यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट भी बढ़ता है। लेकिन जब परीक्षा का रिजल्ट आता है, जब जेआरएफ होते है, तो वहां ये नहीं लिखा होता कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है तो ये जेआरएफ जरूर होगा। जरूरी नहीं हो सकता उसका उस बार परीक्षा में पास ही ना हुआ हो। ठीक है। क्योंकि जो नेट का है उसके स्टैंडर्ड्स अलग है, उसके कुछ नॉर्म्स हैं, वो अलग है। तो मापन क्या, किसी नियमों के आधार पर किया जाता है। एक चीज और, जो भौतिक वस्तुएं होती हैं उनका मापन वास्तविक होता है। मतलब अगर वो एग्जिस्ट करती है तो हैं, और नहीं एग्जिस्ट करती तो नहीं है। जैसे आप किसी चीज की हाइट मेजर करना चाहते हैं,
तो हाइट कब मेजर करेंगे? जब वस्तु आपके सामने हो। ठीक है, वस्तु आपके सामने नहीं है, मतलब जीरो है, कोई चीज रखी हुई है, उसकी हाइट है ही नहीं, कुछ तो जीरो है, तो आप कहोगे जीरो, यानी जीरो मतलब जीरो है। ठीक है, किसी चीज का वेट मेजर करना चाहते हैं, तो आपने कोई सामान रखा, कोई वस्तु हो, कोई भी आप पॉलिथीन रख के वेट देखना चाहते हैं, तो देखा आपने उसका वेट है ही नहीं, बिल्कुल शून्य से भी नैनो में आ रहा है, मतलब बिल्कुल वेट से रहित, कुछ ना कुछ वेट होगा, हाँ कुछ होगा, कोई वस्तु ही नहीं है, कोई वेट नहीं, कोई वेट नहीं, कोई सामान ऐसा रखा जिसका वेट ही नहीं है, तो वेट नहीं है, तो वहां शून्य है। लेकिन जो एकेडमिक या मेंटल मेजरमेंट किया जाता है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें नहीं नहीं होता है, यानी एक्चुअल जीरो नहीं होता है। हम ये किसी को कह देते हैं पागल है, तो पागल होने का मतलब नहीं कि उसको कुछ आता नहीं, उसको आता है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं आता, नहीं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो नहीं आता। जैसे नेट के एग्जाम में कोई फेल हो गया, जेआरएफ नहीं हो पाया, नेट नहीं पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, उसे सब्जेक्ट का ज्ञान पूरा है, लेकिन वो क्या है, जो रिक्वायरमेंट थी नेट के एग्जाम में, जो पेपर जिसने बनाया था, जो पेपर सेटर था, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाया। तो इसीलिए जब हम किसी को कहते हैं पागल है, बेवकूफ है, समझता नहीं है, तो ऐसा मतलब नहीं पागल है बेवकूफ समझता नहीं, वो समझता है, उसे ज्ञान है, लेकिन उसे ज्ञान उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हम चाहते हैं। तो जो मानसिक होता है वो भी शून्य नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते इसको कुछ नहीं आता, अरे कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि इसका वजन कुछ नहीं है, तो वजन कुछ नहीं का मतलब फिर कुछ ही नहीं है, क्योंकि वो जीरो होता है, भौतिक चीजों की जीरो। तो मापन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जिस चीज का मापन करते हैं उसी चीज का मूल्यांकन करना आसान होता है। मैंने कहा जिस चीज को आप माप सकते हैं बहुत आसानी से मूल्यांकन कर पाएंगे। देखिए इसका वजन इतना, दो आप दुकान पे गए, आपने सामान लिया, भैया ये जो है ये शर्ट दिखा दीजिए, दूसरी शर्ट दिखाया, तो शर्ट देख करके आप मूल्यांकन, जिसका जो है कपड़ा अच्छा है, फैब्रिक अच्छा है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी है, इसका कलर के अनुसार आप मूल्यांकन कर सकते हैं, डिजाइन के अनुसार आप उसका मापन करेंगे, मापन के आधार पे आप मूल्यांकन कर पाएंगे कि भाई इसका जो है मूल्य कितना हुआ। तो मूल्य कैसे है? मापन के आधार पर मूल्य करते कि इसका फैब्रिक अच्छा है, शर्ट बड़ा है, इसमें डिजाइन बनी हुई है, तो आपने कहा इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इसमें कपड़ा फैब्रिक सही नहीं है, डिजाइन सही नहीं है, कलर सही नहीं है, तो इसकी वैल्यू कम होगी। तो ये क्या, मूल्य का अंकन करना कि इसकी वास्तविक वैल्यू कितनी है। ठीक, तो मूल्यांकन क्लियर हो गया। तो मूल्यांकन क्या है? एक निर्णायक प्रक्रिया। ये है क्या, निर्णायक एवं व्यापक प्रक्रिया कि दो शर्ट हैं, दोनों में से आपको कौन लेना है, तो दोनों का आपने पहले मेजरमेंट किया, दोनों को मेजरमेंट करने के बाद में फिर आपने डिसाइड किया कि आपको लेना है। जैसे हम दुकान पे गए, हम आप कहीं भी चले जाएं, आपको आइसक्रीम भी है, और आपको जो है आइसक्रीम दी गई, और दो तरह की आइसक्रीम दे दी गई। ठीक है, अब दोनों का क्या है, दोनों आपको पसंद है, दोनों आइसक्रीम का दोनों फ्लेवर पसंद है, अब आप खाना चाहते हैं, लेकिन अब आपको उसमें से कोई एक ही चूज करना। तो ऐसे समय पे क्या है, दोनों 50 रुपए की हैं, दोनों का वेट भी बड़ा, दोनों ही आइसक्रीम है, दोनों ही देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन आपको खाना कौन सा, एक ही मिल सकती है। तो उस समय क्या आप निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे कि आपको अभी क्या चाहिए। तो मूल्यांकन क्या है, मूल्य वैल्यू डिसाइड करना कि आपके लिए अभी इसकी क्या जरूरत है। ये क्या है, निर्णायक या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। मेजरमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है। मेजरमेंट क्या है, सामान्य आदमी भैया 1 किलो चीनी देना, वो दे देगा तौल करके, उसका यूज कहाँ करना है, दिस इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखो निर्णायक प्रक्रिया क्या है, घर पे ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन पहनना कौन सा है, दिस इज अ डिसीजन मेकिंग। तो मूल्यांकन क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। और ये व्यापक प्रक्रिया, व्यापक मतलब पहले मापन होगा फिर मूल्यांकन। तो ये व्यापक है, जैसे मापन में मापन ही शामिल, ठीक है, लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं है। लेकिन जहां मूल्यांकन आएगा वहां उसमें मापन होगा, क्योंकि जो चीज मापन की जा सकती है उसी चीज को हम मूल्यांकन कर पाते हैं। सही से भले न मापन हो पाए, लेकिन मूल्यांकन तभी संभव, जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के बारे में निर्णय लिया जाता है, किस कौन सी कितनी यूजेबल है, कोई कितनी मूल्यवान है, उसके बारे में डिसीजन मेकिंग। ठीक, आगे लिखा, इवैल्यूएशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग, विदाउट इट टीचिंग कैन नॉट केम टू नो द लर्निंग आउटकम। मूल्यांकन के बिना ये बहुत जरूरी है। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो लर्निंग आउटकम है वो कितना हुआ, यानी विद्यार्थी ने वास्तव में कितना अधिगम किया, अगर इसको पता लगाना तो उसके लिए मूल्यांकन करना जरूरी है। ठीक है, इवैल्यूएशन नॉट ओनली मेजर द प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट ऑफ द लर्नर बट आल्सो इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग मटेरियल एंड मेथड यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस। क्या है, मूल्यांकन के द्वारा केवल यही पता चलता कि विद्यार्थी ने कितनी प्रोग्रेस, कितनी उपलब्धि हासिल की, कितना उसने सीखा, बल्कि साथ ये भी पता चलता है कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिया गया विद्यार्थी को, जो सिलेबस पढ़ाया गया वो कितना प्रभावी था, जो मेथड यूज किया गया वो कितना प्रभावी था। ये सारी चीजें, जैसे अगर कोई जीआरएफ निकलता है, मैंने कहा ढेर सारे बच्चे जीआरएफ निकलते, इसका मतलब क्या है, शिक्षक ने अच्छे से पढ़ाया, जो स्टडी मटेरियल दिखाया गया पढ़ाया गया वो भी अच्छा था, जो मेथड यूज किया गया वो भी अच्छा था।
मतलब सारी चीजें अच्छी थी। बच्चे नहीं होते हैं ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टडी मटेरियल और जो टीचर और जो मेथड था, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई फॉल्ट थी। उस फॉल्ट का जो है ये नुकसान हुआ कि विद्यार्थी जो है सफल नहीं हो पाया। तो इसमें एक ही चीज शामिल नहीं है, विद्यार्थी भी शामिल है कि पता लगे मटेरियल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो है पढ़ना ही नहीं चाह रहा, तो भाई कैसे होगा। ठीक है, तो सब चीजें शामिल हैं, लेकिन साथ में मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन पता करता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई या कौन सी चीज ज्यादा प्रभावी हुई। मूल्यांकन के द्वारा पता चल जाता है कि भाई विद्यार्थी पढ़ने में तेज था, लेकिन क्या है सिलेबस ही नहीं कवर किया गया, ऐसा पढ़ाया गया कि जो वहां के आया और जो पढ़ाया गया उसमें मिसमैच था। मेथड ऐसा यूज किया गया कि वही कार चलाना सिखाना पीपीटी से सिखाया गया, तो विद्यार्थी कहाँ से सीखेगा। तो ऐसे में मूल्यांकन के द्वारा पता चलता। अब मूल्यांकन दो तरीके के होते हैं, आप जानते हैं, आपने दिया भी इंटरनल एक्सटर्नल दिया है, एग्जाम दिया, लेकिन इंटरनल एक्सटर्नल भी कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं आज के समय में। तो आज के समय में जो काफी पॉपुलर मेथड है, पहले भी था, पहले उसको जो है एजुकेशन में लिया गया था, फिर हायर एजुकेशन में शामिल किया गया, अब वहां से भी हटाया गया, इसलिए क्योंकि इसके बर्डन बढ़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जोर अभी इसी पे दिया जाता है, वो क्या है, सीसी पैटर्न, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस मतलब सतत, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत का मतलब जो मूल्यांकन हमेशा चलता रहे, मतलब रुके ना। और व्यापक मतलब सभी पक्षों का मूल्यांकन करे, सभी मतलब आपको जो पढ़ाया गया है वो, और जो नहीं पढ़ाया जा रहा है, मतलब आपकी वो करिकुलर एक्टिविटी उसका मूल्यांकन करे। ये नहीं कि क्लास में पढ़ने में बच्चा तेज है, अब ऐसा कोई बच्चा है कि उसके स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर रहा है, एनएसएस में अच्छा काम कर रहा है, कल्चरल प्रोग्राम में अच्छा काम कर रहा है, और बाकी सारी चीजों में अच्छा, बस क्लास में उसके नंबर कम आ रहे हैं किसी कारण से, तो इसका मतलब थोड़ी कि विद्यार्थी में कोई कमियां है वो बेकार हो जाएगा, नहीं, वो बाकी चीजों में तो अच्छा है ना कहीं। और कुछ ऐसा विद्यार्थी वो क्लास में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन न स्पोर्ट में कुछ कर पा रहा है, न एनएसएस में करता है, न कल्चरल प्रोग्राम में कुछ करता है, बाकी सारी चीजों में वो जीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं बाकी चीजों में जीरो। तो दोनों की कहीं ना कहीं बराबरी, तो भाई आप बहुत बढ़िया संगीत गा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हम बहुत बढ़िया क्रिकेट भी तो खेल लेते हैं, तो हमारी भी ये हम ये अगर मेरे में कुछ कमी है तो मेरे में कुछ अच्छाई भी है, तो उस कमी और अच्छाई को पूरा मेजरमेंट करने के लिए पार्शियल मेजरमेंट ना हो, किसी एक चीज का मेजरमेंट ना हो, इसलिए सीसी पैटर्न अपनाया गया, कंटिन्यूअस, जो सतत चलता रहे, सतत मतलब हमेशा, यानी जिस दिन आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद क्लासेस शुरू हुई, और क्लासेस शुरू हुई होने के बाद मूल्यांकन शुरू हो गया, साथ साथ मूल्यांकन होता चल रहा है। ये नहीं है कि मूल्यांकन लास्ट में होना, पैरेलल चल रहा है, इसे सतत और व्यापक जो सारी चीजों को कवर करता है मूल्यांकन का मतलब जानते हैं। रिफर टू सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट दैट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, जो विद्यार्थी के समग्र विकास को कवर करता है उसे सीसी कहते हैं। सीबीएसई ने इसको 2010 में स्कूल में इंट्रोड्यूस किया था। इसमें दो टर्म है, वही लिखा हुआ सी। कॉन्टिन्यूस का मतलब है emphasize evolution of student growth and development, जिसके अंदर विद्यार्थी के वृद्धि और विकास दोनों पर बल दिया जाए, सतत हो, लगातार चलता है कि कैसे कैसे विद्यार्थी बढ़ता है। देखिए जब आप एडमिशन लेते हैं तो जो आप पहले दिन होते हैं वो आप दूसरे दिन उसमें आप में बदलाव आता है, तो जो दूसरे दिन होते हैं होते हैं बदलाव। जैसे मैंने पहली क्लास ली तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पहले कुछ नहीं मालूम था, लेकिन जब पहली हुई तो आपको मालूम चला, तो दूसरे दिन जब क्लास हुई तो आपके पास बेसिक नॉलेज था टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में यानी पहले से आप अच्छे थे, देखिए पहले से आप नॉलेजेबल थे क्योंकि आपको ज्ञान हुआ। साथ साथ एक दो चीज हुई, यहाँ आपका विकास तो हुआ, साथ साथ आपकी वृद्धि भी हुई। पहले आप अगर 21 साल के थे तो दूसरे दिन क्या हुआ, 21 साल एक दिन के हो गए, फिर 21 साल 2 दिन के हुए। अब कोई बच्चा एडमिशन लेता है, एडमिशन लिया उसने यूपीजी प्रोग्राम में, तो जब वो पीजी प्रोग्राम में मान के चलिए कि 2010 में उसने एडमिशन लिया, तो 2010 में उसकी उम्र कितनी थी, मान के लिए 21 साल थी, और 2010 से वो 11 पढ़ता है, और 11 से 12 पढ़ता है, और 12 में पढ़ करके पास आउट करके आ जाता है। तो पास आउट होता है तो 2 साल के अंदर उसके ज्ञान में क्या विकास तो हुआ ही, लेकिन उसकी शारीरिक वृद्धि भी हुई। और शारीरिक वृद्धि क्या है, उसमें उसने सपोर्ट किया। वो जब 2 साल पहले उसने एडमिशन लिया था तब उसके शारीरिक और मानसिक विकास का स्तर कुछ और था, उसने केवल पढ़ाई ही नहीं शामिल, उसकी शरीर भी शामिल था। जब 2 साल बाद वो पढ़ कर के बाहर आया तो वो केवल ऐसा नहीं कि महाविद्यालय या विद्यालय या विश्वविद्यालय वालों ने इतना ज्ञान दिया इसलिए वो इस तरह से समझदार हो गया है, इस तरह से बोलने लगा, नहीं।
इस तरह से समझदारी, इस तरह से बोलने की जो चीजें हैं, उसके शरीर ने भी उसको सपोर्ट किया, क्योंकि 2 साल पहले जब वो जो चाइल्डहुड से निकल के एडोलसेंस में प्रवेश कर रहा था, तो एडोलसेंस की वो सारी चीजें भी झेल रहा था, और एडल्टहुड की तरफ जा रहा है वो, वैसे वैसे उसके गुण भी, शारीरिक और मानसिक गुण भी विकसित होते चले जा रहे हैं। लेकिन छोटे बच्चे को सिखाओगे आप तो नहीं सीखेगा, वहीं बड़े के सिखाओगे सीख जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस भी देखिए ऐसे डिजाइन किया जाता है कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा सरल, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में थोड़ा कठिन, थर्ड में और कठिन, और फोर्थ में और कठिन। क्यों? क्योंकि उसी अनुसार आपकी मेच्योरिटी भी बढ़ेगी, उसी अनुसार आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो इसकी बात करता है कि कॉम्प्रहेंशन का मतलब वही सारे एस्पेक्ट, कैरिकुलम और को कैरिकुलम। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव आते हैं, आप ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन के बारे में पूछा जाता है। तो पहला क्या, टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव स्किल। इसका जो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, वो ज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक और भावात्मक कुशलता का विकास करना। पहले का जो मूल्यांकन होता था, साल भर में एक बार किया जाता था, तो उससे क्या है, केवल और केवल आपकी संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव एबिलिटी को मापन किया जाता था। क्यों? पेपर दे दिया गया, कॉपी दे देगी, आपने लिख दिया। अब आप कैसे पता चलेगा कि क्या है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपको प्रैक्टिकल कितना, ये नहीं मालूम चलता था। आपकी भावात्मक कुशलता ये मालूम नहीं चलती थी, क्योंकि बाकी सारी चीजों को अवॉइड किया गया। अब ये क्या, चूंकि सतत चलता है, रोज रोज मूल्यांकन हो रहा है, तो आपकी भावात्मक, आपकी क्रियात्मक, आपकी संज्ञानात्मक, तीनों प्रकार की जो क्षमताएं, उनका मापन किया जाता है। नहीं, ये बढ़िया, बच्चे पढ़ने में तेज नहीं है, थोड़ा धीमे हैं, लेकिन इसको क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर लेता है, इसको प्रोजेक्ट असाइनमेंट बहुत सुंदर तरीके से बनाता है। इसको कोई काम किया दिया जाता है तो अन्य छात्रों की अपेक्षा बेहतर करके लेकर आता है। तो मतलब नॉलेज में इतना तेज नहीं है, कुछ करने में। ठीक है, भावात्मक ये विद्यार्थी जो है, अन्य विद्यार्थियों से अलग है, कहीं बच्चों का सपोर्ट करने में लगा रहता है, और बच्चों को पढ़ाता है, वो तो बीमार हो जाता है तो उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ता है। ठीक है, तो इमोशनल है। तो वो भी एक प्रभावी गुण है, जो पहले इग्नोर किया जाता था, अब उसको मूल्यांकन में शामिल किया जाता है। अब नंबर देने से पहले शिक्षक सोचता है कि भले इसने ये नहीं कि, लेकिन इसका व्यवहार अच्छा है, इसकी भावात्मक चीजें अच्छी हैं, इसे भी प्रमोट किया जाना है। पीयर टू ले emphasize ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी emphasize मेमोराइजेशन। जो सीसी पैटर्न है, ये किस पे जोर देता है? इम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस, ये विचार की प्रक्रिया पे बल देता है, कि इस पे क्या है, विद्यार्थी विचार करे, विचार मतलब चिंतन करे, जो चीज सीखता है उसको चिंतन करे, उसको ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करे, ये इस पे बल देता है। एंड डी मेमोराइजेशन, और इस चीज को कम करता है, कि विद्यार्थी क्या करे, डी एम्फेसाइज, इतना जैसे उसको बल देता है तो उसको मनोबल को तोड़ता है, कि आप याद मत करें, रटे मत, मेमोराइजेशन मत करें, बल्कि समझें और चिंतन। ठीक है, तो क्या है ये, एम्फेसाइज करता है थॉट प्रोसेस पे, और डी एम्फेसाइज करता है मेमोराइजेशन की, क्योंकि आप रटने की तरफ ना बढ़े बल्कि चिंतन। तो मेक इवैल्यूएशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके साथ ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ मूल्यांकन को एक इंटीग्रल पार्ट बना देता है, एक जुड़ा हुआ पार्ट बना देता है। पहले साल भर में एक बार एग्जाम होता था, तो विद्यार्थी को लगता था कि एग्जाम अलग है और पढ़ाई अलग होती है, क्योंकि साल भर में एक बार एग्जाम होता था। अब क्या, एग्जाम रोज ही हो रहा है, वह इंटरनल टेस्ट हो रहे हैं रोज। एक महीने में जैसे डीएसबीबी में था, वहां क्या है, 4 इंटरनल टेस्ट होते थे, एक सेमिनार है, क्विज है, प्रेजेंटेशन है। तो जब एडमिशन लो तो पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। क्यों? शिक्षक मूल्यांकन ले रहा है, तो मूल्यांकन पता लगे दूसरे तीसरे दिन मूल्यांकन ही चल रहा है, हर रोज मूल्यांकन ही चल रहा है, पढ़ा रहे हैं मूल्यांकन हो रहा है, पढ़ा रहे हैं मूल्यांकन हो रहा है। तो मूल्यांकन क्या, ये लग गया कि मूल्यांकन भी इसी के साथ भाई जुड़ा हुआ है। जैसे आप सामान खरीदने जाते हैं, तो ये सामान खरीदेंगे, इसके साथ एक फ्री मिलेगा, तो वो फ्री की तरह से ये हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। तो जब चीजें आपके साथ जुड़ जाती हैं, तो आप पार्ट बन गए। तो इसमें मूल्यांकन अलग से जोड़ा नहीं गया। इसलिए मूल्यांकन का अभिप्राय, विद्यार्थी को लगता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, उसका लगातार मेरे को वॉच किया जा रहा है, मेरी गतिविधियों को देखा जा रहा है, और उसके आधार पर मेरा मूल्यांकन। टू यूज इवेल्युएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट एंड टीचिंग लर्निंग। इसका उद्देश्य क्या है, कि जिससे क्या विद्यार्थी की जो उपलब्धि, उसमें सुधार किया जा सके। शिक्षण जो टीचिंग लर्निंग की जो स्ट्रेटजी है, जो टीचिंग के जो मेथड है, उसमें सुधार किया जा सके। जो रेगुलर डायग्नोसिस किया जा सके। देखिए क्या होता है, विद्यार्थी को अगर 1 साल बाद में एक मूल्यांकन करे, तो क्या होगा, कि जो विद्यार्थी है, वो आपने एडमिशन लिया, देखियो लेगा, और लेने के बाद में पढ़ेगा, फिर पैसे हो जाएगा उसको, क्योंकि उसको लगेगा मूल्यांकन तब होगा, मैं अभी याद करूंगा तो भूल जाऊंगा। तो ऐसे में क्या है, दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ याद किया, पता लगे परसों मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन हुआ, मूल्यांकन में नंबर कम आए, तो टीचर ने कहा भाई क्यों, क्या बात है। तो वहाँ प्रॉब्लम फाइंड आउट की, सर मेरे को बुखार हो गया था, क्यों हो गया था। तो भाई उस बुखार के कारण को पता लगाया गया, तो बच्चे को दवा दी गई कि भाई अगली बार से ध्यान रखना, अगली बार नंबर अच्छे लेकर के आना।
तो अगली बार मूल्यांकन हुआ तो बच्चे अच्छे लगे। नहीं, रेगुलर डायग्नोसिस भी हो रहा है, निदान भी हो रहा है और रिमेडी भी दी जा रही है। दवाई भी, बच्चा पढ़ने में कमजोर था तो उसको अलग बताया गया, उसके बात की गई। अगर कोई प्रॉब्लम तो फैमिली से कंसल्ट किया गया। लेकिन जब साल भर में एक बार मूल्यांकन होगा तो क्या होगा भाई? साल भर में एक बार मूल्यांकन होगा, एक ही बार टीचर मिलेगा, फाइनल एग्जाम हुआ, नंबर कम आए तो कम आ गए, तब क्या करेगा टीचर? कोई सुधार तो कर नहीं सकता, क्योंकि अब तो जो आना था वो आ गया। लेकिन जब रोज रोज मूल्यांकन हो रहा है तो वहां सुधार संभव है, क्योंकि रोज रोज आपको मॉनिटर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ ये गलती है, सुधार लो, ताकि जो फाइनल एग्जाम हो उस समय तुम्हें कोई दिक्कत ना। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं सीसी की, क्या है? इवेल्युएटिंग कॉग्निटिव एंड कोग्निटिव एस्पेक्ट विद रेगुलरिटी। जो ऊपर बताया आपको कि इसमें जो पाठचर्या, यानी जो आपके है पाठ्यक्रम, जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और जो सिलेबस के अतिरिक्त आप गतिविधियां कर रहे हैं, चाहे वो एनएसएस हो, चाहे एनसीसी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, सारी चीजों का मूल्यांकन किया जाता है और सभी चीजों के आधार पे विद्यार्थी को नंबर दिए जाते हैं। इट इवेल्युएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। यह क्या करता है? विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। पहले जो मूल्यांकन होते थे वो केवल एक पक्ष का होता था, एकेडमिक। अब एकेडमिक के सिवा सारे पक्ष का मूल्यांकन होता है। तो विद्यार्थी को ये भी डर खत्म हो गया कि नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा तो पास नहीं होगा। विद्यार्थी को ये, मैं पढ़ूंगा, उसके नंबर मिलेंगे, लेकिन साथ साथ मेरी अन्य गतिविधियों के भी नंबर मिलने। ठीक है। साथ साथ एग्जाम के फोबिया को भी कम करता है। कैसे? पहले एक बार एग्जाम होता था तो बच्चे को डर लगता था कि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में क्या। अब रोज ही एग्जाम होता है। जब रोज ही एग्जाम आपके साथ कोई चीज रोज ही होगी तो आपका डर खत्म हो जाएगा, तो एग्जाम जैसा फोबिया भी खत्म हो जाता है। जहाँ इंटरनल असेसमेंट और जहाँ सेमेस्टर चलते रहते हैं वहां बच्चों में कोई एग्जाम का फोबिया नहीं होता है। फोबिया वहां होता है जहाँ एक बार सेमेस्टर में लास्ट में एग्जाम हुआ या साल भर एक बार एग्जाम हुआ। इट ऑल्सो रिप्लेस मार्क्स विद ग्रेड। इसने और एक काम किया है, जो रिप्लेस कर दिया। क्या? पहले नंबर दिए जाते थे, मूल्यांकन होता था, 10 नंबर दिए गए, 5 नंबर दिए गए, 100 में से नंबर दिए गए। अब नंबर नहीं देते, इसमें ग्रेड देते हैं। ए मिला, बी मिला, सी मिला, डी मिला, ई मिला, इस तरह से ग्रेड दिए जाते हैं। ये रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जब रोज रोज मूल्यांकन होगा, नंबर भी ग्रेड में दिए जाएंगे, सारे पक्षों का मूल्यांकन होगा, तो बच्चे के मन से स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी चीजें हटेगी। ठीक है। रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट। इससे ड्रॉप आउट रेट घट गया। कैसे घट गया? पहले साल भर में एक बार मूल्यांकन हुआ तो बच्चा फेल हो गया तो दोबारा आया ही नहीं, या बच्चा आया, एडमिशन लिया, बीच में कोई कारण हो गया तो चला गया, शिक्षक को पता ही नहीं चला, शिक्षक की जानकारी। अब यहाँ क्या, चूंकि रोज मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब ये नंबर देना, मूल्यांकन का मतलब ये होता है विद्यार्थियों की चीजों को पता लगाना, उसकी चीजों को अंकन करना, उसके आधार पर उसे प्रमोट करना। विद्यार्थी क्या है, यहाँ फेल, यहाँ उसको रेगुलर मॉनिटर किया जा रहा है, और साथ साथ जब वो फाइनल तक पहुंचता है तब उस कैपेबल हो जाता है, उस योग्य बन जाता है कि वो फाइनल एग्जाम होता है तो वहाँ फेल नहीं होता है। कम नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन फेल बहुत कम होते हैं। किसी कारणवश हो जाए अलग बात है, क्योंकि उनका रेगुलर मूल्यांकन पहले ही हो चुका होता है इतनी बार कि उनको बेसिक चीजें आ चुकी होती है, तो फेल नहीं होते हैं, तो उससे ड्रॉप आउट रेट नहीं होता, छोड़ के भागते नहीं। ये ग्रेटर फोकस ऑन लर्निंग रादर देन टीचिंग टू टेस्ट। इसमें क्या होता है, अधिगम पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जाए कि इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि टेस्ट किया जाएगा। इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि मूल्यांकन, इसलिए नहीं किया जा रहा है कि पढ़ाएंगे तो टेस्ट होगा, बल्कि इसलिए देखा जाता है कि बच्चा कितना सीखा। हेल्प द लर्नर टू डेवलप होलिस्टिकली इन टर्म ऑफ पर्सनैलिटी। इसकी जो व्यक्तित्व के समग्र पक्ष पर यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात की जाती है। फोकस ऑन होलिस्टिक एस्पेक्ट, यानी कैरिकुलम, यानी जो सिलेबस होता है उसके अतिरिक्त जो बाकी सारी चीजों पे भी फोकस किया जाता है। प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर लाइफ। बच्चे को उसके जीवन, वास्तविक जीवन के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि वास्तविक जीवन में क्या है, रोज ही मूल्यांकन होता है, रोज ही आपकी गलतियों को देखा जाता है, आपकी अच्छाइयों को देखा जाता है, इसलिए उस हिसाब से तैयार किया जाता है। ये इक्विप स्टूडेंट विद लाइफ स्किल, स्पेशली क्रिएटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, सोशल स्किल एंड कोपिंग स्किल। इसके सिवा क्या, विद्यार्थी को ये जीवन की जो कुशलताएं उनके उनके ढालने का प्रयास किया जाता है। जैसे बच्चा क्या हो, सृजनात्मक बने, बच्चा जो उसका चिंतन हो, क्रिटिकल हो, बच्चे में सामाजिक गुणवत्ता जैसी चीजें, साथ साथ बच्चे में कोपिंग। कोपिंग मतलब है कि कोई अगर समस्या आ जाती है, कोई स्ट्रेस आ जाता है तो उसको हम कैसे टैकल करें। तो इन सारी चीजों के बारे में सीसी पैटर्न के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है। अब इसके अंदर जो किया जाता है मूल्यांकन, वो दो तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले है फॉर्मेटिव और एक दूसरा है समेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव समेटिव क्या है, इसको शॉर्ट में एफए भी कहते हैं और एसए भी कहते हैं। जिन घर में बच्चे होंगे वो जानते होंगे, जो सीबीएसई के हैं वहां कहते हैं एफए का एग्जाम होने जा रहा है, एसए का एग्जाम होने जा रहा है, वो लोग बेहतर तरीके से वापस आइए तो क्लियर हो जाता है। मतलब चलिए, तो एफए क्या है, जैसे एफए यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये क्या है, शिक्षण के दौरान, जैसे शिक्षक जब शिक्षण कर रहा है, शिक्षण का मतलब ये नहीं कि क्लासरूम में पढ़ा रहा है उसी समय शिक्षण, यानी इंस्ट्रक्शन के दौरान। जैसे एक फाइनल एग्जाम होता है,
तो फाइनल एग्जाम को छोड़ करके यानी उसके पहले जो शिक्षण किया जाता है कि भाई 6 महीने में एक बार एग्जाम होगा, तो 6 महीने में जो फाइनल डेट होती है उसके पहले जो भी गतिविधियां चल रही होती हैं, चाहे वो क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन चल रहा हो, चाहे क्लासरूम के बाहर इंस्ट्रक्शन चल रहा हो, चाहे जहां भी, चाहे फील्ड में इंस्ट्रक्शन चल रहा हो, तो इस दौरान जो शिक्षक मूल्यांकन करता है उसे जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसके अंदर जो मूल्यांकन होता है वो विद्यार्थी की प्रगति का होता है कि विद्यार्थी वास्तव में सीख क्या रहा है, जिसके अंदर कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों प्रकार की गतिविधि, विद्यार्थी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कल्चर में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके सिवा जो और भी सोशल वर्क के प्रोग्राम चलते हैं उनमें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विद्यार्थी का बिहेवियर कैसा है, विद्यार्थी क्लास में तो बढ़िया पढ़ाता है लेकिन बाकी लोगों के साथ उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, शांत सा बैठा रहता है। तो सभी गतिविधियों का मूल्यांकन चलता रहता है ताकि विद्यार्थी की प्रगति को पता लगाया जाए। साथ साथ कैसे इन्वायरमेंट है, नॉन थ्रेटिंग। नॉन थ्रेटिंग मतलब होता है अरे बेटा तुम क्लास में नहीं आओगे तुम्हारे पापा जी को बता देंगे, तुम नहीं आओगे तो तुम फेल हो जाओगे, ये नहीं। ये थ्रेटिंग इन्वायरमेंट होता है, बच्चे को धमकाना, बच्चे को डराना नहीं। यहाँ क्या होता है, नॉन थ्रेटिंग, कि तुम्हारे नंबर कम आए हैं, क्या भाई कमी रह गई है, कोई कमी रह गई है तो मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि उसको दूर करने का प्रयास करूं। नॉन थ्रेटिंग यानी बच्चे को सपोर्टिंग इन्वायरमेंट, यानी नॉन थ्रेटिंग सपोर्टिंग इन्वायरमेंट, कि बच्चे को सपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ धमकाया नहीं जा रहा है। सपोर्टिंग इन्वायरमेंट के माध्यम से उसकी चीजों को प्रोग्रेस करने का प्रयास किया जाता है। तो ये एफेक्ट। Assessment during the course of study or formative assessment must be based on variety of evidence and lead to diagnosis of learning gaps and their remedies। ये क्या करता है, जो variety of evidence, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ये कोई एक ही चीज के आधार पर नहीं होता कि शिक्षक ने देखा। इसके करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे क्लासरूम में इंटरनल असेसमेंट कर लिया, इंटरनल टेस्ट कराया, क्विज कराया, डिबेट कराया, ब्रेन स्टॉर्मिंग कराया, कोई क्रिएटिव प्रोग्राम दे दिया गया, प्रोजेक्ट दे दिया गया, सेमिनार करा दिया, वर्कशॉप करा दिया। विभिन्न प्रकार के माध्यम से जो है जो बच्चे की जो प्रगति है उसको चेक करने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, इसके माध्यम से क्यों चेक करने का प्रयास किया, ताकि एविडेंस कलेक्ट हो सके, ताकि रियल में पता लगाया जा सके। ऐसा नहीं बेटा तुम चेहरे से, तुम्हारा मुंह ऐसा दिख रहा है, चेहरे पे ऐसा लग रहा है तुम परेशान, नहीं, पता नहीं वो किसी कारण से ऐसे बैठा हो, कुछ सोच रहा हो इसलिए ऐसा बैठा हो, सही हो, तो आपको एविडेंस भी चाहिए। तो एविडेंस के लिए क्या है, अगर आपको लगता है तो आप बच्चे से पूछेंगे, बच्चा बताएगा, आपको उसे फीवर है तो आप चेक करेंगे, ठीक है, आप डॉक्टर के पास रिकमेंड करेंगे। तो ये सारी चीजें, ठीक है। टू लीड डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग, तो यहाँ देखिए शिक्षक कोई डॉक्टर तो होता नहीं है, लेकिन डॉक्टर लिखा जाता है। क्यों डॉक्टर लिखा जाता है, इसीलिए डॉक्टर लिखा जाता है क्योंकि वो भी डायग्नोस करता है, किसको करता है, अपने विद्यार्थी को डायग्नोस करता है, उस विद्यार्थी की लर्निंग प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है और उसके अनुसार सॉल्यूशन इन रेमेडी, उपचार करता है। दवाई, दवाई का मतलब है कि उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, कैसे लर्निंग को प्रोग्रेसिव बनाया जा सके, इसके लिए बात करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। और उसके कुछ फीचर, साइलेंट, जहां रेड लिखा है वो क्या ऊपर के लाइनों में लिखा था, जैसे सीसी पैटर्न में यहाँ लिखा था मेरिट्स ऑफ सीसी, तो मेरिट्स ऑफ सीसी मतलब ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं, मैंने क्या किया है कि जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए थे, जैसे सीसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन उठाऊंगा, फिर उसका आंसर लिखूंगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, उनके जितने भी आंसर्स थे उन आंसर को मिला करके यहाँ लिख दिया। किसी क्या मेरे मेरिट जो है, सीसी की मेरिट कितनी है, तो अलग अलग पेपर में अलग अलग आई होंगी, मैंने सारे मेरिट को इकट्ठा करके कंबाइन करके यहाँ लिख दिया। तो रेड का मतलब है आ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं सब। और ये जितना कुछ भी लिखा हुआ है ये सब नेट के पेपर से ही उठा करके लिख दिया गया, ठीक है, उसी तरह से सेंटेंस बना करके। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने बनाया है, ये सब प्रीवियस ईयर के नेट के पेपर से उठा उठा करके मैंने कंबाइन करके लिख दिया। आप इसको जब कभी पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपको बिल्कुल एज इट इज मिलेगा। सर आपके जो आप कह रहे थे इसकी पीडीएफ अवेलेबल है उस पर, ऐप पर, उस पर मिली नहीं लेकिन ये पीडीएफ। अरे तो वो जो है बता, उनको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया गया है, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आप विवेकानंद योग एकेडमी के पास, नहीं होगा तो मैं फिर से भेज दूंगा, तो वो अपडेट कर देंगे, मिल जाएगा, हो सकता है आप उनके सर पास। या तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए, इसी ग्रुप पर देखिए जिसपे लिंक आता है। नहीं नहीं नहीं, लिंक आता है, मैं उस ग्रुप से नहीं जुड़ा हूँ, उस ग्रुप का एक अपना एक है, मैं तो बस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्या है पर्पज, क्या है साइलेंट फीचर, कुछ इसके हैं, क्या क्या फीचर हैं। द पर्पज ऑफ, अंडरलाइन होने का मतलब है कि आपको याद करना एसेंशियल। द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टू एक्सेलरेट स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस। एक क्वेश्चन आया था कि बच्चे के लर्निंग परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट करने का मतलब है, गाड़ी सब लोग 4 व्हीलर या 2 व्हीलर एक्सीलेटर जानते हो ना, एक्सीलेटर का मतलब है गाड़ी को क्या करना, तेज करना।
उसी तरह से विद्यार्थी को लर्निंग को कैसे एक्सेलरेट करे, तो उससे करने के लिए क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसे बच्चा आया तो बच्चे ने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद उसने 1 हफ्ते पढ़ाई की, तो 1 हफ्ते बाद शिक्षक ने पूछा, शिक्षक ने इंटरनल टेस्ट लिया, इंटरनल टेस्ट में नंबर कम आ गए किसी कारणवश, किसी के ज्यादा है, तो जिसके ज्यादा है उसको बूस्ट किए कि और अच्छे से तुम्हारा थोड़ी सी ये इसमें अच्छी चीज थी, अगर ये जोड़ते तो और अच्छा हो जाता। विद्यार्थी जिसके कम नंबर आए उसके कारण को जानने का प्रयास किया और उसकी लर्निंग को बूस्ट किया। तो क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चे की लर्निंग को एक्सेलरेट करना है तो कौन सा मूल्यांकन किया जाए, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, या फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, बच्चे की लर्निंग को एक्सेलरेट किया जाता है। ठीक नंबर। दूसरा क्या, इट असेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटीन्यूअस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन आता है कि ऐसा असेसमेंट का या मूल्यांकन का कौन सा तरीका है जिसके द्वारा शिक्षण के दौरान यानी इंस्ट्रक्शन के दौरान शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को फीडबैक मिलता रहता है, जिससे वो अपनी कमियों को सुधारते हैं, अच्छाइयों को बढ़ाते हैं। वो क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान क्या है, अगर बच्चे में कोई कमी है उसको भी फीडबैक मिल गया, उसने भी अपनी गलती को पता लगा ली, आगे बढ़ गया, अच्छा काम कर रहा है, तब उसे और अच्छा करने का अवसर मिला। और टीचर को भी पता चल जाता है कि उसके टीचिंग के मेथड में कोई फॉल्ट नहीं आया है, उसके पढ़ाने के तरीके में तो कोई फॉल्ट नहीं है, उसके कंटेंट प्रेजेंटेशन में कोई फॉल्ट नहीं है, तो वो भी अपने आप को क्या है, पैरेलल मूल्यांकन करता रहता है, अपने को इम्प्रूवमेंट करता है। फिर क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। फिर वही आया था, देखो रिपीट हुआ था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा क्या, पेस ऑफ लर्निंग, पेस का मतलब क्या होता है, गति, कि हम सीखने की गति, हर विद्यार्थी कितने हुए हैं अभी, सबकी सीखने की गति अलग अलग है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या करता है, जो हमारी सीखने की गति होती है उसको बूस्ट करता है। भाई हम सीख रहे हैं लेकिन शिक्षक ने हमें तरीके बताया कि इस तरह से अगर सीखेंगे तो और जल्दी सीखेंगे और बेहतर सीखेंगे, हमें पता चलता है, हमें अपनी कमियों के बारे में, अपनी कैपेसिटी के बारे में पता चलता है, तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं। अगर हमारी कमियां नहीं मालूम है, हमारी अच्छाइयां नहीं मालूम है, तो हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। हमें कमियां मालूम है तो हम उसमें सुधार करेंगे, अच्छाइयां मालूम है तो उसको बढ़ाएंगे। Formative assessment can be carried through using multiple modes of assessment. फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है तो इसके लिए शिक्षक जो है मल्टीपल मोड, कई सारे तरीके अपनाता है। कौन कौन से, जैसे असाइनमेंट देता है, क्विज देता है, डिबेट कराता है, जीडी ग्रुप सिस्टम कराता है, प्रोजेक्ट कराता है, सेमिनार कराता है, ये सारे कई सारे तरीके। इसमें क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में डायग्नोसिस होता है, रिमेडी। फाइनल एग्जाम में जो होता है वहां कोई डायग्नोसिस नहीं किया जाता, वहां सीधा परिणाम घोषित किया जाता है। लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है यहाँ विद्यार्थी को चेक किया जाता है। डायग्नोसिस का मतलब, इंटरनल टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने कितना पढ़ा, अचीवमेंट टेस्ट करना, बल्कि उसकी प्रॉब्लम को भी फाइंड आउट करना होता है, और जब प्रॉब्लम फाइंड आउट होगी तो उसका उपचार भी होता है। तो ये काम जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही होता है। अब आता है दूसरा, समेटिव एवेल्युएशन। ठीक है, इसे कहते हैं शॉर्ट में ऐसे कहते हैं। ये क्या, इट कैरियड आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ लर्निंग। ये क्या होता है, जो हम कुछ अधिगम करते हैं, यानी जो कुछ भी हम पाठ्यक्रम में प्रवेश करते हैं, उस पाठ्यक्रम के पूरा हो जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद, एंड हो जाने के बाद जो फाइनल इवेल्युएशन होता है उसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं, हिंदी में योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इट मेजर और सम अप हाउ स्टूडेंट है लर्न फ्रॉम द कोर्स। ये इस बात को मापन करता है, इस बात को जानने का प्रयास करता है कि पूरे कोर्स के दौरान, यानी पूरे कोर्स में विद्यार्थी ने क्या सीखा। इट 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 इज यूजुअली ग्रेडेड टेस्ट। यही एक ऐसा टेस्ट है जो ग्रेडेड, मतलब जिसके अंदर क्या है, ग्रेड दिए जाते हैं। पहले तो इंटरनल टेस्ट में आपको 10 में से 5 नंबर के आधार पर चेक किया जाता है, लेकिन इसमें क्या, जो रिजल्ट बन के आता है फाइनली ग्रेड के रूप में बन के आता है। इसके फाइनल साइलेंट फीचर क्या है, इसमें ग्रेडेड के रूप में लर्निंग यानी आउटकम हमारा ग्रेड के रूप में दिया जाता है। फाइनल एग्जाम का मतलब है लर्न एंड फॉरगेट। जैसे हम कहते हैं ना, एक रात की पढ़ाई, एग्जाम क्या है, वन नाइट फाइट, एक रात बैठोगे पढ़ोगे पास हो जाओगे। तो ये क्या पहले होता था कि एक साल में एक बार एग्जाम होगा, तो वही है अभी भी। क्या, जब सेमेस्टर का जो फाइनल एग्जाम होता है वो एक तरह से क्या है, लर्न एंड फॉरगेट। आज रात पढ़ लो, कल का पेपर अच्छा हो जाए। लेकिन जो एफए होता है वहां ऐसा नहीं है। वहां क्यों नहीं है, आज पढ़ोगे कल का मूल्यांकन अच्छा होगा, उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर से टेस्ट आने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ, छुट्टियां, अब तो रिजल्ट आने वाला है जो फाइनल। तो यहाँ है, कोई सुधार की चीज नहीं है। अब एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि ऐसी कौन सा असेसमेंट का प्रकार है फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में से जिसमें कि विद्यार्थी को अपनी गलती को सुधारने का अवसर मिलता है, आप बताएं। फॉर्मेटिव। यस, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक तरह से आपको बताएं, जैसे क्या होता है, एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे खाना। तो खाना बनाते समय क्या है, खाना बनाते समय आपको कितना नमक रखना है, या जो भी आप बना रहे हैं उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं,
तो इंग्रेडिएंट डालते समय, क्या बनाते समय बीच बीच में व्यक्ति चेक कर लेता है कि इसमें कम तो नहीं रह गया, ज्यादा तो नहीं हो गया, ताकि उसको बैलेंस कर सके, उसमें सुधार कर सके। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। खाना बनाने के दौरान जो आप चेक करते हैं, जो मूल्यांकन करते हैं खाने का, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और जब खाना बन के तैयार हो जाता है, वही खाना आपने सब्जी बनाया और सब्जी बन के तैयार हो गई, फिर उसके बाद जो फाइनल मूल्यांकन होता है वो क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन। अब जब खाना फाइनली बन जाता है तो उसमें आप सुधार नहीं कर सकते कि जब सब्जी बन गई अब क्या करना है, इसमें सुधार करना है। तो इसमें क्या क्या, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स भूल गए थे, इसमें तो टोमेटो टमाटर डालना तो भूल गए, अब टमाटर डालना भूल गए तो भूल गए, अब फाइनल बन चुका है, अब उसमें नहीं डाल सकते। ड्यूरिंग डाल सकते थे। ड्यूरिंग अगर आपको लगता है यार टमाटर, हमने टोमेटो डाला लेकिन थोड़ा कम पड़ा है, थोड़ा ज्यादा डालना चाहिए था, तो आप ड्यूरिंग डाल सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं डाल सकते। तो जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी को अपनी लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करने का जो अवसर होता है, जो अपने मार्क्स इम्प्रूवमेंट करने का अवसर होता है, वो एफए में होता है, ऐसे में नहीं होता। ऐसे क्या है, फाइनल एग्जाम। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। अब आते हैं उसके बाद में मूल्यांकन के और कई सारे प्रकार हैं, दो मेन थे। तो मूल्यांकन का एक प्रकार है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, देखिए हमारे यहाँ जो है क्या हो गया है, आपको बताते हैं कि आंधी तूफान ने जो कब्जा कर लिया है पूरे कैंपस पे, और लाइट चली गई है, और जो है किसी भी समय कनेक्शन कर सकता है, तो बहुत तेज से आवाज भी आ रही होगी। फिर लाइट आ गई, ओके थैंक यू। लाइट आ गई लेकिन आंधे चलने चल गया, तो ठीक है। चलिए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब कई सारे और प्रकार होते हैं, तो इसमें से एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या डायग्नोसिस का मतलब क्या है, निदान करना। निदान करने का मतलब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करता है, पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है, डायग्नोस करता है, फिर रेमेडी देता है। तो निदानात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या है, उस प्रकार का मूल्यांकन जिसके अंदर, जिसके माध्यम से विद्यार्थी की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है, उसकी कैपेसिटी को जांच किया जाता है। जैसे जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो क्या होता है, एडमिशन सबको चाहिए होता है, लेकिन 50 ही सीट है तो 50 लोगों को ही मिलेगा। तो 50 किन लोगों को मिलता है, उन लोगों को मिलता है जिनमें प्रॉब्लम नहीं, यानी जो जिनकी लर्निंग अच्छी है, जिनकी लर्निंग कमजोर है, जिनमें प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करें, कौन से बच्चे जो है प्रॉब्लमेटिक है, जो सीख नहीं पाए हैं, जिनमें वो कैपेसिटी नहीं है इस प्रोग्राम को पढ़ने के लिए, तो जो है टेस्ट करा जाता है, एग्जाम करा जाता है, एग्जाम में फिल्टर हो जाते हैं। जो कैपेबल नहीं है, जिनमें लर्निंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, वो अलग हो गए, और जिनकी लर्निंग कैपेसिटी है वो आगे आगे आ गए, तो उनको ले लिया जाता है। दिस इज डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। इट असर्टेन द कॉजेज एंड रेमेडी ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ये लर्निंग इंस्ट्रक्शन के दौरान जो विद्यार्थी में लर्निंग की प्रॉब्लम आ रही है, जो कारण आ रहे हैं, उन कारणों को पता लगाने का प्रयास किया जाता है, और उसके माध्यम से उसकी रेमेडी की जाती है। जब कारण पता लगेंगे तो रेमेडी की जाए। तो एक तरह से कहा जाए, आप ये मान के लिए कि शिक्षक के द्वारा जब विद्यार्थी की समस्याओं को, कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है, तो उसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। एक क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है। क्राइटेरिया क्वेश्चन आए थे सब। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, a score is being interpreted in terms of the skill the test measure। ठीक है, क्या है, a score is being interpreted, एक स्कोर जो आया है, यानी कोई परीक्षण लिया गया है, उस परीक्षण पे जो प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, उस प्राप्तांक का जो विश्लेषण किया जा रहा है, वो इस आधार पे किया जा रहा है कि इस परीक्षण को जो बनाया गया है, वो जो कुशलता गई उसके आधार। ठीक है, कैसे, आप कोई सामान कर गए और सामान आपने जाकर के रखा, तो रखने के बाद में जैसे आप कॉटन लेकर गए और आयरन, कॉटन लेकर गए, कॉटन क्या होता है आप जानते हैं, रुई लेकर गए, और रुई के साथ साथ आप चीनी लेकर गए। तो रुई रखेंगे तो रुई बहुत सारी होगी, जाकर के 1 kg होगी, और वहीं शुगर रखेंगे तो थोड़ी सी होगी, तब भी 1 kg कहलाएगी। तो यहाँ जो केजी है, यानी जो किलो का मूल्यांकन किया जा रहा है, वो किस आधार पर किया जा रहा है, ग्राम के आधार पर किया जा रहा है, साइज के आधार पर नहीं किया जा रहा है। किसके आधार पे, ग्राम के आधार पे। ठीक, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मूल्यांकन है उसके जो टेस्ट जो मूल्यांकन करा उसकी कुशलता के आधार, यानी एक होता नहीं जी, ये टेस्ट बनाया गया, जैसे हाइट वेट की मशीन है तो किसके लिए बनाएगी, वेट मेजर करने के लिए बनाएगी, तो वेट मेजर करने के लिए उसके कुछ क्राइटेरिया फिक्स है, उसी आधार पे करेगी। हाइट मेजर करने के लिए जो इंची टेप बनाया गया, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिए गए। तो क्राइटेरिया का मतलब क्या है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट वो परीक्षण होते हैं
जिसमें जो मूल्यांकन है उन निर्धारित बिंदुओं के आधार पे किया जाता है, तो उसे हम क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। जैसे अगर मैंने बताया नहीं, आपको किसी चीज का वेट मेजर करना, तो वेट मेजर करने के लिए वहां साइज मायने नहीं रखता, वहां क्या मायने रखता है, उस चीज का वेट। आप कॉटन लेके जाइए तो कॉटन बहुत सारा चढ़ेगा, इतना बड़ा पैकेट लेकर जाएंगे तब वो पूरा कहीं 1 kg होगा। वहीं पर आप शुगर लेकर जाएंगे, चीनी लेकर जाएंगे तो छोटे से पैकेट में लेंगे, तो देखने में अगर आप देखें तो क्या फर्क पड़ेगा कि जो चीनी है वो कम स्पेस घेरे हुए है और जो कॉटन है वो बहुत ज्यादा स्पेस घेरे हुए है। तो स्पेस के अगर आधार पे मूल्यांकन किया जाएगा तो कॉटन ज्यादा है, लेकिन अगर वजन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा तो क्या है, शुगर ज्यादा है, शुगर। तो ऐसे में जो ये क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है, ये एक्चुअली किसी की कुशलता का या किसी के गुण का मूल्यांकन निर्धारित बिंदुओं के आधार पर करता है, न कि अन्य चीजों के आधार पर। नीचे वाला पहले बता दिया। एक होता है नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, मानक संदर्भित परीक्षण। ये क्या होता है, व्हेन स्टूडेंट स्कोर आर इंटरप्रेटेड विद रिलेशन टू अदर स्टूडेंट स्कोर इज द सेम टेस्ट। मानक संदर्भित परीक्षण वो है जिस परीक्षण किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन, उसके स्कोर का जो मूल्यांकन है उसी के बराबर दूसरे विद्यार्थी के स्कोर के आधार पे किया जाता है, तो उसे हम नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। आपके लिए किसी एग्जाम में कोई विद्यार्थी बैठे, 50 विद्यार्थी बैठे, 50 ने परीक्षा दिया, और 50 ने जब परीक्षा दिया तो जब रिजल्ट आया तो वहां क्या करना है, एक विद्यार्थी को फर्स्ट घोषित करना, एक को सेकंड घोषित करना, एक को थर्ड घोषित करना। भाई टॉप, ये टॉप 1 है, इसका टॉप 2 है, यानी पहली रैंक है, इसकी दूसरी रैंक है, इसकी तीसरी रैंक है। तो पहली रैंक किसको घोषित किया जाता है, पहली रैंक उसे घोषित किया जाता है जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए होते हैं। पहली रैंक उसे घोषित किया जाएगा जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। मान चलिए कि मार्क्स जो आए हैं वो मार्क्स कैसे आए हैं कि 70% आ गए, किसी एक विद्यार्थी 71%, एक 70%, एक 69%। जिसके 71% होंगे वो क्या है, उस विद्यार्थी को फर्स्ट रैंक दी गई। तो फर्स्ट रैंक किस आधार पर दी गई, आधार पे दी गई कि इस परीक्षा के अंदर टोटल 50 विद्यार्थी बैठे थे और इन 50 विद्यार्थियों की सापेक्ष ये जो विद्यार्थी है, इस विद्यार्थी ने सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, इसलिए इसे प्रथम स्थान दिया जाता है, उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो यहाँ जो गोल्ड मेडल मिला, यहाँ जो पहली रैंक मिली, वो कोई क्राइटेरिया के आधार पे नहीं मिली कि इसने इतने प्रश्न सॉल्व किए थे, इसने इसके प्रश्न में इतने नंबर आए थे इसलिए इसे दिया जा रहा है, नहीं। वहां किस आधार पे उसे गोल्ड मेडल दिया जा रहा है कि 50 विद्यार्थी जो बैठे थे उन विद्यार्थियों में इसने सबसे अच्छा काम किया, इसलिए दिया जा रहा है। मान लीजिए दूसरा है कि उसी क्लास, उसी एमए, एक एमए कोर्स चल रहा था योग का, एक एमएससी योग का चल रहा था। एमए में जो थे 50 बच्चे थे और वहां जो रिजल्ट गया वो 71% गया, तो 71% वाले को गोल्ड मेडलिस्ट दिया गया, फर्स्ट रैंक घोषित किया गया। उसके नीचे जो था उसको सेकंड रैंक दिया गया। वहीं दूसरा एमएससी का कोर्स है, वहां का जो स्कोर गया, वहां का जब रिजल्ट आया तो वहां के रिजल्ट में जो है 55% हाईएस्ट रैंक है। तो जो 55% हाईएस्ट रैंक गया, तो जो 50 विद्यार्थी बैठे थे उसमें से जिसका 55% था उसको फर्स्ट रैंक घोषित किया गया, उसको भी गोल्ड मेडल दिया गया। इसमें दोनों देखो, दो विद्यार्थी हैं, दो क्लास है, एक एमएससी की क्लास है, एक एमए क्लास है। एक विद्यार्थी 71% लेकर के आता है, उसे गोल्ड मेडल मिलता है, और एक विद्यार्थी दूसरी क्लास में केवल 55% लेकर आ रहा है, उसे भी गोल्ड मेडल मिल रहा है। दोनों क्लासेस में विद्यार्थियों की संख्या सेम, बस क्या है, दोनों का स्कोर अलग अलग है कि एक में हाईएस्ट स्कोर इतना गया था और एक में हाईएस्ट स्कोर 55%। तो यहाँ जो विद्यार्थी को जब नंबर जो उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसको पहली रैंक घोषित की जा रही है, वो किसी क्राइटेरिया कौन है, वो क्राइटेरिया ये है कि इसके साथ में 50 और विद्यार्थी उसको मिला करके थे। इन 50 विद्यार्थियों के अंतर्गत इसने अन्य 49 विद्यार्थियों की अपेक्षा ज्यादा मेहनत करके ज्यादा नंबर लेकर आए, इसलिए गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो यहाँ गोल्ड मेडल देने का मतलब क्या है, बाकी विद्यार्थियों से तुलना है, ठीक है, कि 10 बच्चे, 50 बच्चों ने एग्जाम दिया और ये बच्चा सबसे आ गया तो उसे गोल्ड मेडल दिया गया। तो ये क्या, बच्चों से तुलना करके जो दिया जाता है उसे नॉर्म रेफरेंस कहते हैं। लेकिन अब इसी में एक चीज और देखिए, आपने देखा होगा थर्ड डिवीजन होता है, सेकंड डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन होता है, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन कब दिया जाता है, जब विद्यार्थी के मार्क्स जो हैं वो 100 में से 60 से ऊपर आते हैं तो उसे फर्स्ट डिवीजन दिया जाता है। अब देखिए यहाँ जो एमएससी क्लास में जो बच्चे लेकर आए हैं वो बच्चा क्या है, गोल्ड मेडलिस्ट है। कितने नंबर लेकर के गोल्ड मेडलिस्ट है, 55% लेकर के गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट रैंक आया है, लेकिन वो फर्स्ट डिवीजन पास नहीं हुआ है। फर्स्ट डिवीजन पास होने के लिए क्या है, उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स है कि 60 नंबर लाने चाहिए थे।
कितने नंबर लाने चाहिए थे? 60 नंबर। 60 नंबर नहीं लेकर के आए हो तो आपको, आप भले टॉप किए हो लेकिन आप जो है सेकेंड डिवीजन से पास हो। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्राइटेरिया का मतलब, कि जहां कुछ बिंदु फिक्स हैं, इस क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना, आप चाहे गोल्ड मेडलिस्ट हो, आपने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया तो आप पास नहीं होंगे, आपको फर्स्ट डिवीजन नहीं दिया गया। तो वो क्राइटेरिया आज बताए गए, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्राइटेरिया क्या है। या आपको एक प्यारा सा और एग्जांपल दे दूं, जैसे आपका नेट का एग्जाम होता है, तो नेट के एग्जाम में देखा होगा आपने, यहाँ जेआरएफ भी होता है और नेट होता है। तो नेट के एग्जाम के लिए क्या है, कुछ नॉर्म्स फिक्स कर दिए गए हैं और कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं। तो पहले क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम आपको 40% मार्क्स होने ही चाहिए। अगर मिनिमम आपने 40% मार्क्स नहीं क्रॉस किए हैं तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। तो दिस इज क्राइटेरिया, इसने परसेंट इतना होना ही जरूरी है, अगर इतना नहीं हुआ तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, सेकंड आप फेल हो गए ऐसे भी। ये लेकिन जेआरएफ किसको दिया जाएगा? जेआरएफ के लिए कोई फिक्स नहीं है कि आप 70% लाएंगे तो जेआरएफ दिया जाएगा, 75% लाएंगे जेआरएफ दिया जाएगा, नहीं। जितने विद्यार्थी बैठेंगे उन विद्यार्थियों में सबसे टॉप 3% रहेंगे उनको जेआरएफ दिया जाएगा। नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। तो क्राइटेरिया में क्या कुछ बिंदु फिक्स होते हैं, उन बिंदुओं के आधार पर मूल्यांकन होता है। नॉर्म्स में बिंदु फिक्स नहीं होते, बल्कि साथ में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। दिस इज नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। चलिए आते हैं, अब एक बार क्वेश्चन बहुत बढ़िया गया, नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट दोनों मिक्स करके आगे आप क्या हो। तो भाई जैसे मैंने बताया नेट का एग्जाम, नेट के एग्जाम में क्या क्राइटेरिया भी फिक्स है और नॉर्म्स भी फिक्स है। जैसे आपको एमएससी योग का एग्जांपल भी दिया है कि उसमें फिक्स है गोल्ड मेडल किसको दिया जाएगा, जो सबसे टॉप नंबर लेकर आएगा, तो क्राइटेरिया नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट है। लेकिन उसमें भी है कि फर्स्ट डिवीजन कब आओगे, जब 60% से ऊपर लेकर आओगे। डिटेंशन कब आओगे, जब सभी में 75% होंगे। तो क्राइटेरिया भी फिक्स है और नॉर्म्स भी फिक्स है। फिर आता है एक अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण जानते हैं क्या होता है, जब हम कोई चीज सीखते हैं और सीखने के बाद में जो कुछ हमने भी सीखा है उसको मापन के माध्यम से जो पता चल जाता है उसे हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। जैसे आप सभी ने क्या है, नेट की क्लासेस कर रहे हैं, नेट के बारे में पढ़ रहे हैं, नेट का एग्जाम होगा, नेट का एग्जाम हुआ, आपका रिजल्ट आया, आप जेआरएफ हो गए, तो जेआरएफ क्या है, आपकी उपलब्धि है। और जेआरएफ को मेजरमेंट करने के लिए जो एग्जाम कराया गया वो क्या है, उपलब्धि परीक्षण है। They are commonly used for the purpose of assessing the amount of learning after teaching। शिक्षण के बाद में विद्यार्थी ने कितना कुछ सीखा है, इसको मूल्यांकन करने के लिए जो परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है उससे ही अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए जो आपका एग्जाम है ये क्या है, अचीवमेंट टेस्ट ही है। लेकिन अचीवमेंट टेस्ट दो तरह के भी होते हैं। एक अचीवमेंट टेस्ट ऐसा होता है जो स्टैंडर्डाइज होते हैं, तो जो बने हुए हैं, जो मनोवैज्ञानिक द्वारा बनाए जाते हैं, जो आपके को शो करते हैं। यानी ये अचीवमेंट क्या है, स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। एक आपका अचीवमेंट कि आप क्या सोच, आप क्या पाना चाहते हैं। ठीक, तो चलिए हमारे पास भी आते हैं क्वालिटीज ऑफ गुड इवेल्युएशन टूल। अगर हमें मूल्यांकन करना है तो उसके लिए अच्छे परीक्षण का होना जरूरी है। तो अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या है कि वो वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। वैलिड होने का मतलब है कोई का वही मापदंड है जिसके मापदंड पे उसका निर्माण किया गया है। सीधी सी बात, आप लाए पेन ब्लू लेकर आए और चल रहा है, ब्लैक चल रहा है, तो पेन चल रहा है लेकिन ब्लू नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब वैलिड नहीं है। चल रहा है ठीक है लेकिन वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है कि भाई मैं तो ब्लू लेकर आया था तो ब्लैक चल रहा है। तो वैलिड का मतलब है जिस चीज के लिए बनाया गया वही मूल्यांकन करे। अब आप जो है किसी काम के लिए भी किसी व्यक्ति को बुला करके लेके आए कि भाई आपको जो है क्या है खाना बनाना आता है, तो बुला लाए, वो कह रहा कि देखो देखिए हमें खाना बनाना नहीं आता है, हमारे बाकी काम करवा लीजिए। तो अब जिस बाकी काम तो आता है, खाना बनाना नहीं आता, तो जिस काम के लिए उसे लेकर आए वो काम छोड़ करके बाकी काम नहीं। तो वैलिडिटी का मतलब है वो परीक्षण वही अच्छा माना जाता है जिस परीक्षण का निर्माण जिस चीज के लिए किया गया वही मापन करता हो। अब आप कोई परीक्षण बनाया है जिससे आपकी आपने जो पढ़ा है नेट के एग्जाम में वो पता चल जाए। अब पता चला नेट का पेपर आया और नेट के पेपर में योग पूछा नहीं गया, फर्स्ट पेपर में जो यूनिट है उसे कुछ पूछा नहीं गया, कहीं और से कुछ पूछ लिया गया, तो मतलब पेपर क्या है, वैलिड नहीं है, क्योंकि वो हमारी लर्निंग को सही तरीके से एसेस नहीं कर पाया आउट ऑफ सिलेबस। तो वैलिड का मतलब है वही मापन करे जिसके लिए उसका निर्माण किया गया। फिर क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी किसे कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं। आप जानते हैं परीक्षण के परिणाम पुनर्परीक्षण के बाद समान परिस्थिति में एक समान बने रहते हैं। जब कोई परीक्षण अप्लाई किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट क्या होता है, वो हमारा आपके बारे में आपकी अचीवमेंट के बारे में बताता है। लेकिन वो रिजल्ट
जो बताया वो सही है कि नहीं ये पता लगे, हमने अभी चेक किया है तो अभी तुमने सही सही बता दिया, और याद करके रट के आए थे, सही सही बता दिया, थोड़ी देर बाद पूछा तो कह रहे सर तभी तो याद किया था, रटा था, भूल गए, अब तो हमें आता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि लर्निंग ये जो टूल है वो सही नहीं है। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है टूल ऐसा होना चाहिए कि जो एक बार मापन करे तब भी वही बताए, और बार बार मापन करे तो उनकी कैपेसिटी को मेजर कर पाए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो है वेट की मशीन है, वजन मापने की मशीन है, तो क्या है आप कोई सामान रखिए तो वो फिक्स होता है उसमें कि 100 ग्राम का एक जो है 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होगा, तो फिक्स है वो बिल्कुल, आप चाहे एक बार रखिए, चाहे 50 बार रखिए, वो 1 किलो को नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो बार बार अलग अलग बताता है, आपने एक सामान रखा, पहले बार 500 ग्राम बताया, दूसरी बार 700 ग्राम बताया, तीसरी बार 800 ग्राम बताया, तो इसका मतलब कि वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि जितनी बार देखो उतनी बार परिणाम बदल, कहते नहीं रिलायबल व्यक्ति किसे कहते हैं, जो एक बार जो कहे वही हमेशा उस पर अडिग रहे, जो एक कुछ और कहे और फिर कुछ और कहे फिर कुछ और कहे और बदलता रहे, तो हम कहते हैं भाई रिलायबल आदमी नहीं है, पता नहीं कब बदल जाए। ठीक है, तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, समानता, एक रूपता, यानी जो रिजल्ट आए वो हमेशा एक, तो परीक्षण ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी की जो क्षमता है उसका सही से मापन करे, ताकि अगर वो फिर से अप्लाई किया जाए तो विद्यार्थी की सही सही क्षमता का मापन। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, ऐसा जो है टूल होना चाहिए जो क्या पर्सनल बायसनेस से, सब्जेक्टिव फीलिंग से अलग हो। जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, अब चाहे मैं हूँ, चाहे छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, चाहे प्रोफेसर हो एमआईटी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे किसी लोकल कॉलेज में पढ़ाने वाला हो, वो आंसर वही रहेगा। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो भैया मेरे को तो मिठाई पसंद है, आपको नमकीन पसंद है, किसी को क्या पसंद है। अब नहीं भाई, मिठाई वाले को 10 नंबर देंगे, नमकीन वाले को 5 नंबर देंगे, क्यों दोगे, हर अलग अलग चॉइस है। तो जो सब्जेक्टिव चीजें होती हैं उनका मूल्यांकन करना कठिन होता है। जैसे देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्यों आसान होते हैं मूल्यांकन करना, क्योंकि आंसर फिक्स होते हैं पहले से, इनके मूल्यांकन करने का तरीका पहले से फिक्स होता है। लेकिन वही रिटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव वाले कि लॉन्ग आंसर आते हैं, वो उनमें फिक्स नहीं होता है, पसंद नहीं था और आपने कुछ लिख दिया तो उसने नंबर काट दिए, और किसी टीचर को पसंद था तो उसने नंबर दे दिए। तो देखिए वेरी करता है, कभी कभी देखिए रिटर्न में क्या होता है, हमने बहुत अच्छा लिखा, हमें 5 नंबर मिले, इन्होंने इतना अच्छा नहीं लिखा, इन्हें 7 नंबर मिले, क्योंकि उस समय टीचर खुश बैठा था, उस समय घर पे गया, बड़ा दिमाग अच्छा था, अच्छी अच्छी चाय मिली, पकौड़ी मिली, खा रहा था, कॉपी चेक कर रहा था, सही सही, थोड़ी देर बाद में पता लगा कि कुछ और गड़बड़ काम हो गया, कोई स्ट्रेस हो गया, तो स्ट्रेस में कॉपी चेक कर रहा है, तो उसने कहा विद्यार्थी ने काट करके नंबर कम दे दिए, तो ऐसे में गड़बड़ हुई। तो ये मैंने इसलिए आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, ऐसा होता है। हम भी जब कॉपियां चेक करते हैं तो क्या होता है, जब ढेर सारे पता लगे एक बंडल रखा हुआ है और आज कंप्लीट करना है तो कल कंप्लीट करना है, तो मूल्यांकन करें, तो पहली दूसरी तीसरी कॉपी जो होती है, जो शुरुआत की कॉपियां होती हैं, इनका जो असेसमेंट होता है वो तगड़े तरीके से किया जाता है, बिल्कुल ध्यान रख के एक एक लाइन को पढ़ करके, और सारी चीजें ध्यान रख के, जैसे 10 20 25 कॉपियां चेक की, बस एक बार रिदम बन जाती है, फिर रिदम बनने के बाद में फिर कभी कभी नंबर फिसल भी जाता है। लेकिन पहले वाले में नहीं फिसलता, बिल्कुल नहीं, वो 10 12 कॉपियां क्या है, बिल्कुल सही तरीके से चेक होती है, उनमें एक भी नंबर इधर उधर नहीं आता। लास्ट वाले में क्या होता है, अरे ठीक है चलो पहले वाले को देखो पास किया था, थोड़ा सा मेहनत किया है लेकिन रहने दो, चलो पास कर दे। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि वहां सब्जेक्टिव वाले में जबरदस्ती नंबर या तो काट लेते, पता लगे राइटिंग स्किल बहुत गड़बड़ लिखी है, उसने कुछ गलत लिख दिया है, तो लिखते हैं देखो कितना बदतमीज लड़का है, कुछ और लिख दिया है, तो पता लगे उसको 1 नंबर मिलना चाहिए था, तो वहां आधा ही नंबर दे दिए हम। ठीक है, तो ऐसी सब्जेक्टिविटी मिलती है, इसलिए जो अच्छा टूल वही माना जाता है जो ऑब्जेक्टिव हो। फिर स्टैंडर्डाइज हो, जिसके मानक विकसित कर लियो। मानक विकसित करने का मतलब क्या है, आपका नाम क्या है, आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए और 2 साल का बच्चा है, बच्चा तुम्हारा नाम क्या है, तुमको खाने में क्या पसंद है, तुम क्या बनना चाहते हो, अरे भाई 20 साल का बच्चा नहीं बता पाता क्या बनना चाहता है, वो 2 साल का क्या बता पाएगा। तो मानक भी विकसित होते हैं। मानक विकसित होने का मतलब कि कौन सा परीक्षण किस पे अप्लाई करना है, ऐसा बनना हो कि छोटे बच्चों के लिए अलग तरीके से मूल्यांकन होना है, और बड़े बच्चों के लिए अपने सा पेपर। कभी कभी क्या होता है, कुछ टीचर जो है वो जैसा नेट का एग्जाम का पेपर आता है वैसे ही वो यूजी के एग्जाम में सेमेस्टर में बना के दे देते हैं, बच्चों की हालत खस्ता हो जाती है। अरे भाई वो बीए के बच्चे हैं, नेट के पेपर के नहीं देने जा रहे, तो उस समय ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ चीजें देखिए, समय निकल जाता है पता नहीं चलता, और जो है 8 बज गया कब पता नहीं चला।